हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 100 डेज सीरीज़, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं यूपी पीसीएस पे, आरओ एआरओ और साथ ही जो भी स्टेट सर्विसेज के अन्य एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी का सेकेंड लेक्चर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हम लोग सारे लॉज पढ़ते हैं जो कि हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था उससे पहले के जो भी लॉज बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उसके बाद 1857 के बाद जो भी लॉज बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो सभी हमने देख लिया है लेक्चर फर्स्ट में। इस पर्टिकुलर लेक्चर का मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली बनती है और किस तरह से उसका निर्वाचन किया जाता है और किस सदस्य को किस तरह का पोर्टफोलियो दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में जानकारी लेंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो पीडीएफ है, ये जो भी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, इसका पीडीएफ हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी का। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का। तो यहाँ पे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 1857 से पहले के जो भी एक्ट थे उसमें हम लोग नज़र डालेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है, जिसमें गवर्नर जनरल का जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। ऐसा बनने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं हमारे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इसके साथ ही 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाया जाता है, जिसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। ठीक है, नाम भी मैंने आपको बताए थे, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इस पे बेस्ड कभी आया नहीं है। इसके साथ ही मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी होती है वो बंगाल को ही दे दी जाती है, यानी यहाँ पे कंसेप्ट आता है सेंट्रलाइजेशन का। इसके साथ ही 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अदर जजेस होते हैं। ठीक है, तो पहले जो चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं वो एलिजे इम्पे होते हैं। इसके साथ ही जो निजी व्यापार होता है कंपनी का उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। किसी भी तरह का गिफ्ट या उपहार नहीं ले सकते हैं, कोई भी रिश्वत नहीं ले सकते हैं भारतीयों से। उसके बाद आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, ये हमारा सेकेंड एक्ट था, सेकेंड एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल वर्क और जो कमर्शियल वर्क होता है वो अलग कर दिया जाता है। किस तरह से अलग किया जाता है कि दोनों के लिए एक सेपरेट बॉडी बना दी जाती है। एक निदेशक मंडल होता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, और एक होता है हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड होता है। ठीक है, तो निदेशक मंडल व्यापारिक कार्य यानी कि कमर्शियल वर्क को देखता है, और जो प्रबंधन है राजनीतिक मामलों का, पॉलिटिकल वर्क, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता है। ठीक है, तो इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 1786 का एक्ट आता है जो कि खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, कुछ भी इसमें खास नहीं है। इसके बाद हमारा एक्ट आता है 1793 का, जिसमें जो कंपनी का रूल होता है उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। 1813 में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है जिसमें भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च किया जाता है, और यहाँ पे फोकस किया जाता है इंग्लिश एजुकेशन पे। ठीक है, तो इंग्लिश में एजुकेशन देंगे भारतीयों को, जिससे कि ब्रिटिशर्स को कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में और अपना प्रभाव फैलाने में आसानी हो जाएगी। इसलिए इंग्लिश एजुकेशन उस टाइम पे दिया जाने लगा था, और इसके लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। ठीक है, तो 1813 का एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही जो एकाधिकार होता है, मोनोपोली जो होती है, वो कंपनी की समाप्त कर दी जाती है। सिर्फ 2 चीज़ें छोड़ के, एक चाय का व्यापार, टी ट्रेड, और दूसरा चाइना के साथ व्यापार। ठीक है, तो चाय और चीनी याद कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे चीनी का अर्थ है चीन के साथ व्यापार। 1833 का इंपॉर्टेंट एक्ट आता है जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार सेंट्रलाइजेशन का ही देख सकते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा जा रहा है। इसके साथ ही जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, और अब बंगाल के गवर्नर जनरल से
संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है, तो इस टाइम विलियम बेंटिक बन रहे हैं। ये दोनों ही सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसको कहा जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया GGI, ये आपके विलियम बेंटिक होते हैं, ठीक है। उसके साथ ही 1833 में जो कंपनी का समस्त व्यापारिक कार्य था, कमर्शियल कार्य, वो सब खत्म कर दिया जाता है। अब इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है, ठीक है। अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही देखेगा जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसके साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक लॉ मेंबर को ऐड कर दिया जाता है, जो कि होते हैं प्रथम लॉ मेंबर हमारे मैकाले बनते हैं। यहाँ पे मैकाले कानूनी सदस्य की तरह ऐड किए जाते हैं, और इसके साथ ही पूरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत के लिए लॉ बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। फिर 1853 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें विधायी शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स और साथ ही कार्यपालिका शक्तियाँ यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स को सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को सेपरेट किया जा रहा है, और साथ ही भारतीय केंद्रीय विधान परिषद इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन के लिए एक ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता का आयोजन स्टार्ट किया जाता है। साथ ही इंडियंस को भी इसमें अनुमति दे दी जाती है, ठीक है। तो इंडियंस जाते थे फॉरेन यानी कि इंग्लैंड, वहाँ पे एग्ज़ाम देते थे, और अगर सेलेक्ट होते हैं तो वो सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियंस को अनुमति प्रदान कर दी गई थी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से वर्ष ब्रिटिशर्स ने अनुमति दे दी थी इंडियंस को सिविल सर्विसेज में पार्ट लेने के लिए। तो 1853 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1857 का विद्रोह होता है, जिसके बाद ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित कुछ अधिनियम जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला एक्ट आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1858, जिसमें कि ब्रिटिश ताज के अधीन हो जाता है इंडिया, और यहाँ पे गवर्नर जनरल को अब वॉइस रॉय बना दिया जाता है। एक और है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब बना दिया गया है वॉइस रॉय, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और प्रथम वॉइस रॉय बनते हैं हमारे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसके साथ ही एक नया पोस्ट बनाया जाता है जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत के राज्य सचिव, ठीक है। इसकी 15 सदस्यीय परिषद होगा, इंडियन काउंसिल होगा, और इसके बाद जो भी एक्ट आएंगे वो इंडियन काउंसिल एक्ट नाम से आएंगे, ठीक है। जैसे कि इसके बाद 1857 के बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। 1861, अब यहाँ से इंडियन काउंसिल एक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला तो ये है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी। तो भारतीयों को शामिल कब से किया गया? 1857 के विद्रोह के बाद आया GOI 1858, जिसके बाद आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी 1861। इसके साथ ही डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है वो वापस कर दी गई है। अब इसको पुनः विधायी शक्तियाँ प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही वॉइसरॉय को आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की भी पावर दे दी गई थी, जो कि अधिकतम 6 माह तक इसकी अवधि थी, तब तक ये प्रभावी रह सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति कहाँ से मिलती? एक्ट ऑफ 1867 से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1867। इसके बाद 1892 का एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त संख्या बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल का है, साथ ही जो प्रोविंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें संख्या बढ़ाई जा रही है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ज़्यादा नियुक्ति की जा रही है, अंग्रेज़ों की भी और तथा भारतीयों की भी। इसके साथ ही केंद्रीय विधान परिषद में के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने की अनुमति दी जाती है। 6 दिन का आपको प्रायर नोटिस देना रहता है, और उसके बाद आप एक प्रश्न पूछने का अधिकार आपको मिल जाता है। हालांकि पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं, और साथ ही मतदान का भी अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ी थोड़ी पावर्स दी जा रही है। तो पहले तो हमने बजट पे बहस करने की अनुमति दे दी, और साथ ही 6 दिन का प्रायर नोटिस पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह का 1892 में अधिकार दिया गया था इंडियंस को। फिर इम्पॉर्टेंट आता है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है इसको, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें भारतीयों को विधि निर्माण और साथ ही प्रशासन, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव
काउंसिल साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया जाता है। तो भारतीय जो पहले शामिल हुए थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इंपॉर्टेंट नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके साथ ही इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्तियों को बढ़ा दिया था। ठीक है, तो सेंट्रल में भी और प्रोविंस में भी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उसको बढ़ा दिया गया था। बजट और पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं लोकहित के विषयों पर डिस्कशन किया जा सकता था, विवेचना की जा सकती थी, प्रस्ताव ला सकते थे, साथ ही प्रश्न पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार जो था वो भारतीयों को प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियंस के पास जो है कुछ पावर्स दे दी जा रही है 1909 के एक्ट से हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया गया था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता पर एक तरह से आघात किया गया था और यहाँ पे मुस्लिमों को एक पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा मुस्लिम्स को। फिर आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहाँ पे पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली अपनाई गई थी। साथ ही सिखों, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन इन सभी को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि एक अपर हाउस बनता है, एक लोअर हाउस बनता है, इस तरह से दो सदन बनाए जाते हैं केंद्र में, सेंट्रल में। इसके साथ ही जो प्रांतों के विषय थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि डायरकी स्थापित कर दी गई थी प्रोविंसेस में। एक रिजर्व्ड लिस्ट था और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट था। ठीक है, तो रिजर्व्ड लिस्ट और हस्तांतरित, रिजर्व्ड आरक्षित और हस्तांतरित ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो इससे द्वैत शासन लागू किया गया था प्रांतों में। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और पहली बार इस अधिनियम में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। साथ ही 10 वर्षों बाद इसकी एक समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। उसके बाद इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें प्रांतों के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व्ड लिस्ट। इसके साथ ही आरबीआई की स्थापना की गई थी और सेपरेट इलेक्टोरेट को, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को डिप्रेस्ड क्लास, दलित जाति, महिलाओं और लेबर्स, श्रमिकों के लिए भी सम्मिलित कर दिया गया था। साथ ही एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1937 में। बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था ब्रिटिश इंडिया से और साथ ही सिंध और उड़ीसा जैसे नए प्रांत बनाए गए थे। अब प्रांतों में दो सदन आ गए थे, एक अपर हाउस थे, लोअर हाउस थे। ऐसी कुछ प्रांतों में ऐसी व्यवस्था की गई थी। 6 प्रांतों के नाम मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताए थे जहाँ पे ये व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिससे भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था। वाइसरॉय का पद समाप्त कर दिया गया था और दोनों ही डोमिनियन राज्यों में, इंडिया और पाकिस्तान में, गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई गई थी और साथ ही भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नाउ आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान सभा कैसे बनती है, साथ ही संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग थी वो 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा रखी गई थी। 1934 में स्वराज पार्टी के एम.एन. रॉय हुआ करते थे। इन्होंने सबसे पहली बार भारत में संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। इसके बाद ही मई 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस संविधान निर्माण के अधिकार की मांग की थी, जिसकी पुष्टि 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में कर दी गई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत का संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा अंग्रेज़ों ने 1942 में ये मांग स्वीकार करने का एक प्रपोजल दिया था। इसके बाद 1946 में इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है इसी क्षेत्र में, जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं, जिसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व
निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी थी, जो लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का निर्माण करती। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, साथ ही प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी सदस्य होंगे उनको नियुक्त किया जाएगा। साथ ही हर प्रोविंस का जिस तरह की उसकी जनसंख्या होगी, हर प्रांत में जिस तरह की जनसंख्या होगी, उसी आधार पे डिसाइड होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पे निर्णय लिया जाएगा कि कितने पर्टिकुलर लोग उस पर्टिकुलर प्रोविंस से होने चाहिए संविधान सभा में। इसके तहत मोटे तौर पे प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। मतलब यदि किसी प्रोविंस की जो जनसंख्या है वो 10 लाख है, तो वहाँ से एक प्रतिनिधि होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इस तरह से संविधान सभा के कुल सदस्य जो थे वो थे 389, ये निर्धारित किया गया था 389, जिसमें से 296 जो थे वो सीधे ब्रिटिश भारत के थे। मतलब वो सभी प्रांत जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, डायरेक्ट अधीन थे, उसको ब्रिटिश भारत कहा जाता था। और इसके साथ ही 93 सीट जो थी वो देसी रियासतों के पास थी, प्रिंसली स्टेट्स को आवंटित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 296 और 93 का डिवीजन किया गया है। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों से किया जाना था। ठीक है, तो कुछ प्रोविंस ऐसे थे, ये जो 296 हैं ब्रिटिश भारत में, इनमें से कुछ प्रोविंस ऐसे थे जिसमें गवर्नर थे। ठीक है, तो 11 प्रांत ऐसे थे जिसमें गवर्नर थे और 4 प्रांत ऐसे थे जो अभी कमिश्नर्स के अंडर में आते थे। चीफ कमिश्नर या फिर मुख्य आयुक्त के प्रांत माने जाते थे। तो इसमें से जो 292 सीट थी वो तो 11 गवर्नर के प्रांतों की थी, और साथ ही जो 4 सीटें थी ये 4 जो मुख्य आयुक्त के प्रांत थे उनको प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये डिवीज़न किया गया था। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सीट थी 389 थी, और साथ में 296 जो थी वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर आती थी। मतलब वो सभी प्रांत जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, और 93 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। प्रिंसली स्टेट्स में इलेक्शन नहीं होने थे, इसमें नॉमिनेशन होना था। जो भी राजा उस पर्टिकुलर प्रांत को संभालता था उसको अपना किसी पर्सन को नॉमिनेट करना था, जो कि सीधा आपके संविधान सभा में नॉमिनेशन से आएगा। और जहाँ पे इलेक्शन होने थे वो थे 296 राज्य जो ब्रिटिशर्स के अधीन थे। इसमें से 292 ऐसे थे जो 11 गवर्नर्स के प्रोविंस से आने थे। तो 11 गवर्नर्स के जो प्रोविंस थे उनसे 292 सदस्य आने थे, और जो 4 चीफ कमिश्नर के प्रोविंस थे उसमें से 4 सदस्य आने थे। ठीक है, तो इस तरह से ये डिवीज़न किया गया था। इसमें मेजर 3 कम्युनिटीज़ में बांटा गया था, एक मुस्लिम, सिख और बाकी सबको जनरल रखा गया था। ठीक है, तो एक कम्युनिटी हो गई मुस्लिम, एक कम्युनिटी हो गई सिख, और दूसरी सभी को एक ही कैटेगरी जनरल कैटेगरी में रखा गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हो रहा है वो एक तरफ तो इलेक्शन के माध्यम से हो रहा है, और दूसरी तरफ जो रियासतें हैं वहाँ से नॉमिनेशन के माध्यम से संविधान सभा के सदस्य जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही संविधान सभा के लिए जो चुनाव होने थे वो जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए, जिसमें से 296 जो सीटें थी ब्रिटिश इंडिया की, उसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और साथ ही जो स्वतंत्र सदस्य थे उनको 15 सीटें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं आप लोग। 208 कांग्रेस को मिलती है, 73 मुस्लिम लीग को मिलती है, और बाकी जो स्वतंत्र सदस्य हैं उनको 15 सीटें मिलती हैं। जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वो संविधान सभा से खासा खुश नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो उसमें भाग नहीं लेते हैं। लेकिन हालांकि 1947 तक आते आते 28 अप्रैल 1947 के प्रारंभ जो संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन होता है, इसमें इन लोगों ने पहली बार अपनी सदस्यता
दिखाई होती है और यहाँ पे ये शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो शामिल नहीं होते हैं, बाद में 1947 के आसपास जब इनको पता चल जाता है कि संविधान सभा बनेगी, साथ ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत छोड़ के जाने वाले हैं, तो उनके अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए इन्होंने भी संविधान सभा में पार्ट लेने के लिए निर्णय लिया। इसके साथ ही जो संविधान सभा बनी थी, इसमें जो इलेक्शन हो रहे हैं ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट कैसे था? क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो इंडिया के लोग थे, जो सिटीजन थे इंडिया के, वो डायरेक्टली पार्ट नहीं ले रहे हैं इस इलेक्शन में। यहाँ पे निर्वाचन मंडल के रूप में प्रांतों की विधानसभाओं में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं हर प्रोविंस में, सिर्फ वही लोग इस इलेक्शन में पार्ट ले सकते थे। इसके साथ ही जो निर्वाचन का अधिकार था वो भी लिमिटेड लोगों को ही दिया गया था, जो कि 1935 के अधिनियम के अनुसार किस प्रकार का टैक्स दिया जाता है शिक्षा तथा संपत्ति के आधार पर लिमिटेड ही लोगों को ही इलेक्शन का अधिकार दिया गया था। इसके बाद 20 नवंबर 1946 को वाइसरॉय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया तथा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसका आयोजन हुआ, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार जब सभा का बैठक हो रहा है, उसमें सिर्फ 207 सदस्य ही प्रेजेंट थे, जिसमें 9 महिलाएं थीं। इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी उसके लिए कोई अस्थायी अध्यक्ष बनाना था, तो जो सभी सदस्यों में सबसे ज़्यादा उम्र के थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था प्रथम बैठक के लिए। इसकी दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इस टाइम स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं। जो आगे चल के हमारे जो संविधान है उसका जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसके लिए एक उद्देशिका के रूप में देखा जा सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही प्रियम्बल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था, ठीक है। तो ये प्रेजेंट करते हैं जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और इंडिया 2 स्टेट्स बनाए जाते हैं, 2 डोमिनियंस बनाए जाते हैं, और दोनों के लिए ही एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, वहाँ के लिए पाकिस्तान के लिए अलग दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। और जो पहले इलेक्शन किए गए थे 398 सीटों पे, वो घटकर 299 ही रह जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया के हिस्से में इस 398 में से 299 सदस्य ही आते हैं, ठीक है, जिसमें से भारतीय प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधित्व, 229 तथा 70 प्रतिनिधि जो होते हैं वो प्रिंसली स्टेट्स से होते हैं। हालांकि इतने डिटेल में आपसे क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन जानकारी के लिए याद रखिए। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताया 398 वाला जो डिवीज़न बताया था, ये इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी इस विषय में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट ये है कि भारतीय संविधान के निर्माण तथा उसको अंगीकृत अडॉप्ट होने के तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे अडॉप्ट करना, किस तरह से उसका निर्माण किया जाता है, साथ ही अडॉप्शन होता है, इसमें टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। यदि वेबसाइट पे देखा जाए लोकसभा या राज्यसभा का, तो उसमें 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन जो छोड़ दिया गया है, यहाँ पे जो एक दिन काउंट नहीं किया गया है, वो वही दिन था जिस दिन संविधान सभा को अडॉप्ट किया गया था। इसके साथ भी इस पूरे कुल अवधि में जो 165 दिन की अवधि थी, इसमें 11 अधिवेशन होते हैं, ठीक है। 11 सेशंस किए जाते हैं, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया जाता है।
जो 11th अधिवेशन है, 11th सेशन जो है वो अंतिम दिन था। अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस दिन पूरा डेट के साथ और ईयर के साथ आपको याद होना चाहिए कि किस दिन अडॉप्ट किया गया था संविधान, भारतीय संविधान किस दिन अडॉप्ट किया गया था। तो ये 11वां अधिवेशन 11th सेशन में 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। इसके साथ ही 24 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, इसको लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाता है केम इनटू इफेक्ट। केम इनटू इफेक्ट मतलब कि लागू कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ये दिन इसलिए चुना जाता है क्योंकि जो जितने भी कांग्रेस के लोग थे उनके लिए ये दिन खासा स्पेशल था। स्पेशल इसलिए था क्योंकि 1930 से ही कांग्रेस का लाहौर सेशन से 1930 से ही इस दिन को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाता था। ठीक है, तो इस दिन को स्पेशल बनाने जाने के लिए और मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी इस दिन को ऐसे ही स्पेशल रखने के लिए इस दिन संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा तो इसको पहले ही बना दिया गया था। पूरा काम जो था वो 26 नवंबर 1949 को ख़त्म कर दिया गया था। तो चाहते तो उस दिन भी इसको लागू कर सकते थे, बट इसको स्पेशल बनाने के लिए 26 जनवरी तक का इंतज़ार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। अगर 26 नवंबर 1949 की बात की जाए तो इस दिन अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, साथ ही आत्मसमर्पित किया गया था। ठीक है, तो प्रेम्बल अगर आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें नीचे लाइन लिखी रहती है कि इस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं, साथ ही डेडिकेट करते हैं, खुद को सेल्फ डेडिकेट करते हैं इंडियंस के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सभी जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर कन्फ्यूजन इस बात की होती है कि ये वाला लागू होना और अधिनियमित होना, इनैक्ट होना, केम इनटू इफेक्ट आना, ये तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ड्स याद कर सकते हैं आप लोग 26 नवंबर 1949 के लिए, और 1950 में ये कम्प्लीटली पूरा संविधान जो था वो हमारा लागू कर दिया गया था। इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ 26 नवंबर 1949 को कुछ जो नियम थे, कुछ जो लॉज थे जो लिखे गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको लागू कर दिया गया था और कम्प्लीटली जो लागू किया गया था वो 1950 26 जनवरी को किया गया था। भारतीय संविधान सभा में महिलाएं सदस्या भी थीं और महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 15। ठीक है, इनके नाम भी कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं। जस्ट रीड कर देती हूँ मैं आपके लिए। विजय लक्ष्मी पंडित हैं, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, इंपॉर्टेंट नाम है, ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किरिनी, अम्मू स्वामीनाथन, ये सभी जो थी ये महिला सदस्या थी। इसके साथ ही संविधान सभा की कभी कभी आलोचना भी की जाती है कि संविधान सभा पूरी कांग्रेस की ही बनी हुई थी। तो इसी तरह एक टिप्पणी ग्रेनविले ऑस्टिन द्वारा किया गया था जिसमें कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है, इसके बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में किस व्यक्ति को क्या पोर्टफोलियो मिलता है, क्या ऑफिस मिलता है संभालने के लिए, ये एक लिस्ट है, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो हमें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है 2 सितंबर 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों की डिमांड रहती है कि हमें एक अलग देश चाहिए। तो अलग देश की डिमांड के लिए ये लोग अंतरिम सरकार जो बनती है उसमें शामिल नहीं होते हैं, उसको बॉयकॉट कर देते हैं। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा जाता है कि अगर कभी आना चाहे कोई मुस्लिम लीग के कोई सदस्य तो उनके लिए विकल्प खुले हुए थे, जो कि जिसका यूज़ भी किया जाता है। 26 अक्टूबर
1946 को जब पुनर्गठन होता है तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के भी 5 सदस्य होते हैं जो बाद में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे इंटरिम कैबिनेट 1946 का, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, काउंसिल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, साथ ही कॉमनवेल्थ रिलेशन का। ठीक है, बस वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जान सकते हैं आप लोग। सरदार पटेल को होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर दिया जाता है। जॉन मथाई को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई दिया जाता है। जगजीवन राम को लेबर डिपार्टमेंट संभालना होता है। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस संभालना रहता है। CH भाभा जो थे इनको वर्क्स, माइंस एंड पावर्स संभालने के लिए दिया जाता है। लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इनको फाइनेंस संभालना रहता है। अब्दुल राब निस्तार ये पोस्ट और एयर संभालते हैं। असफ अली, अरना असफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट देख रही थी। साथ ही C राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स, चुंद्रीगार जो थे वो कॉमर्स संभाल रहे थे, और गजनफर अली हेल्थ देखते थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो लॉ मेंबर थे इंटरिम कैबिनेट 1946 में। ठीक है, ये पूरी लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिसमें 4 लोगों के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, अंतरिम सरकार, और साथ में जब संविधान सभा का गठन करने के लिए कुछ कमेटी बनाई जाती है तो ये चारों ही नाम दोनों कमेटी में हैं। पूछा ये गया है कि क्या इनके पोर्टफोलियो भी वही रहते हैं कि बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा मेंबर जो है वो किस पोर्टफोलियो से संबंधित है, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। अब संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियाँ हैं, उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पहली समिति है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी कमेटी है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर या फिर नियमों से संबंधित जो समिति है उसका आप लोग अध्यक्ष देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आता है स्टीयरिंग समिति, संचालित समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों ही जो थे ये स्टीयरिंग समिति भी देख रहे हैं, साथ ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति, साथ ही मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय अपरिवर्जित क्षेत्रों संबंधित जो सलाहकार समिति थी, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइब्स, एक्सक्लूडेड एरिया, ये सरदार पटेल जी को दी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से माइनॉरिटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ट्राइब्स, एक्सक्लूडेड एरिया की जो एडवाइजरी कमेटी थी वो सरदार पटेल संभाल रहे थे। ठीक है, इसके साथ ही जो ये कमेटी है इसके कुछ सब कमेटी बनाई गई थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। माइनॉरिटीज़ सब कमेटी के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, और साथ ही नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ के सब कमेटी के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोली। नेक्स्ट जो एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया हैं ये AV ठक्कर संभाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू फेडरल पावर संबंधित जो समिति थी उसको संभाल रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की जो समिति थी वो सरदार पटेल ये एक और समिति संभाल रहे थे। मतलब इसके साथ साथ ये एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइब्स ये तो संभाल ही रहे थे, इसके साथ साथ प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन समिति थी वो भी संभाल रहे थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधित जो समिति थी वो KM मुंशी के पास थी। सदन की जो समिति थी वो पट्टाभी सीतारमैया के पास थी। फ्लैग की एक कमेटी बनी थी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी, ये राजेंद्र प्रसाद संभाल रहे थे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे ये जो फ्लैग कमेटी है ये इंपॉर्टेंट है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। फंक्शंस, राज्यों के संविधान सभा के फंक्शन संबंधित एक समिति थी जो कि जीवी मावलंकर संभाल रहे थे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी जो राजेंद्र प्रसाद ये भी संभाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैग वाली कमेटी, साथ ही फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये सभी राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी। क्रेडेंशियल समिति थी एक, वो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर संभाल रहे थे। ठीक है, तो इस तरह पे ये भी सारी जो लिस्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट है, ये भी आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फेडरल पावर संबंधित जो समिति थी वो किसके अंडर कंट्रोल थी, या फिर फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एरिया, इससे संबंधित जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी वो किसके अंडर थी। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। इसके साथ कुल 7 सदस्य थे इसमें। ठीक है, जिसमें कुछ नाम मैं लूँगी, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये सभी नाम आपको याद रहने चाहिए, और यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट में भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला आता है गोपाल, गोपाल से आएगा एन गोपाल स्वामी अयंगकर। ठीक है, दूसरा नाम है कृष्णा, कृष्णा से आएंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर है मुंशी, के एम मुंशी। एमडी में मोहम्मद है, मोहम्मद सादुल्ला। मित्र का मतलब है बीएल मित्र, और खेतान का अर्थ है यहाँ पे डीपी खेतान से। ठीक है, तो ये आप पूरा याद कर सकते हैं, गोपाल, कृष्ण, मुंशी, मोहम्मद, मित्र, खेतान, ये सभी जो हैं ये 7 मेंबर्स हैं हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, उसके अंडर में ये सभी लोग आते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे बीएल मित्र हैं, इनके स्थान पे एन माधव राव को मतलब इनका स्थान जो है वो एन माधव राव से चेंज कर दिया जाता है, तो मित्र की जगह माधव हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। ठीक है, तो इसको तो आपको ये इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, इसको आपको ज़रूर से याद करना है। ठीक है, इसके साथ ही जो डीपी खेतान है इनका निधन हो जाता है 1948 में, तो इनके स्थान पे टीटी के, यहाँ पे लिखा है मैंने, टीटी कृष्णमाचारी, ये शामिल किए जाते हैं समिति में। ठीक है, तो ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके स्थान पे कौन व्यक्ति नियुक्त होता है ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मित्र के स्थान पे माधव आ जाते हैं और खेतान के स्थान पे टीटी के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ ही जो झंडा समिति थी, एडहॉक झंडा समिति, इसका जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इसका गठन किया गया था 23 जून 1947 को। इसके साथ ही अन्य सदस्य भी थे इसमें, जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो ये भी फ्लैग कमेटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लैग कमेटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये भी आपको कमेटी याद होनी चाहिए। अभी ये जो भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये काफ़ी फाइन नोट्स हैं, मतलब कि ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्नों को एक जगह नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसमें हर एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो ज़रा भी अनइम्पॉर्टेंट है जिसको आपको याद नहीं रखना है। सारी ही लाइन इंपॉर्टेंट है और सारे ही नोट्स के जो पॉइंट्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं वो आप लोगों को हर पॉइंट याद होने चाहिए, जिससे आपको जो पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार। ठीक है, तो जो भी वीडियो में बताया गया आप लोगों को एक बार खुद से भी रिवाइज़ करिएगा सारी चीज़ें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो नोट्स आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, साथ ही प्रिंट आउट भी ले सकते हैं जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आपके पॉलिटी के सारे ही डाउट्स और सारे ही क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही लेक्चर के एंड में मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगी, तीनों ही क्वेश्चन के आपको जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सेकंड क्वेश्चन है, जो एंटरिम गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार, उसमें लॉ कौन संभाल रहा था? और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कितने टोटल सेशंस में भारत के संविधान का निर्माण किया गया है? ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
इसके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही जो भी आप लोगों को नोट्स दिए गए हैं, आज के लेक्चर में प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी आप लोग रिवाइज़ करिए। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संविधान जो बनी थी हमारी, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या हैं, किन स्रोतों से लिया गया है संविधान को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। साथ ही जो भी सुझाव हैं और जो भी आप लोगों को लेक्चर में समझ नहीं आया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।